यस। टॉप फर्स्ट है टॉप फर्स्ट यू कैन स्पीक इन हिंदी हिंदी और इंग्लिश? हिंदी हिंदी में, हिंदी में चाहिए। अच्छा ठीक है। मेरा नाम अशोक गजबी है। मैं कई सालों से पे बैक टू द सोसाइटी मीन्स जिस समाज में अपना जन्म हुआ है उस समाज को हमें कुछ देना लगता है। यह मिशन मान्यवर कांसीराम जी ने बीएसपी के या उसके पहले अपना मिशन इस देश में बड़े पैमाने पर चलाया। मान्यवर कांसीराम जी को जानने के पहले इस देश की सामाजिक स्थिति जानना हमें बहुत ज़रूरी है। मान्यवर कांसीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ है। कांसीराम जी जिस समाज से आए हैं वह एक सिख परिवार है, लेकिन दलित शेड्यूल कास्ट जिसे हम कहते हैं वो समाज है। कांसीराम जी का जन्म रोपड़ जिले में खवासपुर में हुआ है। उस समय दलित समाज को 1934 के बाद की बात करता हूँ, हमें बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता था। कांसीराम जी जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस वातावरण में पले हुए हैं, वहाँ का माहौल मैं खुद जाकर देखा। वहाँ के माहौल में सिख परिवार होने की वजह से, शेड्यूल कास्ट है मगर सिख परिवार होने की वजह से वहाँ जातीयता इतने बड़े पैमाने पर नहीं थी जो दूसरे राज्य में होते, जैसे साउथ में होती है, यूपी बिहार में होती है और कई अन्य इलाकों में होती। पंजाब में जातिवाद बहुत कम था। कांसीराम जी जब बचपन में अपने इस माहौल से, उनका जन्म भी ऐसे जगह हुआ है सिख परिवार में होने के बावजूद भी बचपन से उनके दिल में एक भावना थी, जैसे वो सरदार लोग ये बड़े बड़े बाल बढ़ाते हैं, तो उनको ये बात पसंद नहीं थी। कि चौथी कक्षा में थे जब उन्होंने मामा के घर में जाने के बाद में ये अपने बाल मुझे नहीं रखने के, सरदार लोग बाल रखते हैं ना, तो मुझे नहीं रखने के, और चौथी कक्षा में जब थे तो उन्होंने अपने बाल सब काट लिए। और ये तो उन्हें बचपन की बात है। मैं अभी छोटी छोटी बातें तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका मिशन क्या है ये बताऊंगा। तो कांसीराम जी के जब वो पढ़ लिख कर, पहले उन्होंने देहरादून में सर्विस की। देहरादून में आने के बाद में वह पूना में आए। पूना में उन्होंने सर्विस ज्वाइन किया। पूना जैसा एरिया जहाँ ब्राह्मणवाद बहुत बड़े पैमाने पर है, तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब के बारे में उनको बहुत मालूम हुआ। और वहाँ के एक पटवर्धन करके ब्राह्मण अधिकारी ने, जब वहाँ के लोगों ने अपने ऑफिस में एक बाबा साहब की जयंती करना चाहते थे, तो वहाँ के एक ब्राह्मण अधिकारी ने पूरा अपोज किया और वहाँ जयंती होने नहीं दी। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। कांसीराम जी के मिशन के बारे में उन्होंने बहुत कुछ जाना पढ़ा। उन्होंने वहाँ के
जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ उन्होंने फाइट की और कांसीराम जी ने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ना शुरू किया। और उन्हें जब बाबा साहब के बारे में मालूम पड़ा कि अपने लोगों पर इतना अन्याय अत्याचार ये लोग करते हैं और हमें इससे बाहर निकलना है, तो उन्होंने पूरा दिलो दिमाग पर ये किया कि मैं सर्विस करूँगा तो मैं अपने समाज का भला नहीं कर सकता, तो मुझे जिस समाज में अपना जन्म हुआ है तो उस समाज के लिए हमें कुछ करना है। तो उन्होंने अपनी मिशन की यात्रा पूना से शुरू की। तो ये कंटिन्यूस ही रहेगा कि बोल हाँ। तो so what was his perception on other community? Like he is from the sweepers community, scavenging community. Yeah. So how did he manage to rise up? What was the situation? Can you tell us? देखिए, महाराष्ट्र को छोड़ के महाराष्ट्र में ऐसी जो कास्ट है, तो यूपी बिहार में आप जाओगे या पंजाब साइड में जाओगे तो वहाँ चमार, जो स्वीपर कम्युनिटी बोलते हैं ना, चमार कम्युनिटी है, वहाँ ऐसे महार वगैरह दलित लोग नहीं है। महार सिर्फ महाराष्ट्र में ही है और यहाँ से ही कुछ लोग मध्य प्रदेश एमपी में गए हैं, कुछ आंध्रा में गए हैं या कुछ बॉर्डर में गए हैं। तो कांसीराम जी ने जब ये देखा कि इस समाज पे, स्वीपर कम्युनिटी नहीं, पूरा टोटल बैकवर्ड क्लासेस पे जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हमें कुछ करना है, तो हम कैसा करेंगे। इस मिशन को सबसे पहले शुरुआत कांसीराम जी के पहले 1948 से महात्मा फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब आम्बेडकर और उसके बाद में मान्यवर कांसीराम जी ने 1848 से लेके 108 साल का यह संघर्ष चलते रहा। 108 साल का संघर्ष इन्होंने किया जो महात्मा फुले ने 1848 में शुरू किया। तो उसमें मान्यवर कांसीराम जी ने इन महापुरुषों को पढ़ा, फुले, शाहू, आम्बेडकर, बाद में पेरियर, इन महापुरुषों ने जो अपना पूरा जीवन अपने समाज के लिए समर्पित किया, तो इन महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे भी इस समाज के लिए कुछ करना है। यह उन्होंने सोचा। अपनी सर्विस को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया और सबसे पहले उन्होंने बामसेप नाम की संगठना शुरू की और बामसेप के माध्यम से उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। बामसेप के बाद में बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज ए मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। राजनैतिक सत्ता ऐसी गुरु किल्ली है जिसके द्वारा हर ताला खुल सकता है। अगर आपके हाथ में सत्ता ही नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो बामसेप के बाद में मान्यवर कांसीराम जी ने ये चाहा कि अपनी भी कोई सामाजिक तो है, इसके साथ साथ में राजनैतिक पार्टी होना भी ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी मीन्स बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के स्थापना के बाद में उन्होंने सारे देश में अपने मिशन को आगे बढ़ाया। तो बाबा साहब के जो अधूरे सपने थे, जैसे सम्राट अशोक का राज्य था, जब भारत देश
90% बौद्धमय था। सम्राट अशोक का राज्य था जब भारत 90% बौद्धमय था। क्यों हो सका ये? क्योंकि सम्राट अशोक एक राजा थे और राजा होने के बाद में उनके हाथ में सत्ता थी। सत्ता होने के बाद में वो अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर देश को बुद्धमय कर सके। तो अगर आपके पास में सत्ता नहीं, पॉलिटिकल पावर नहीं, बाबा साहब ने वही कहा, पॉलिटिकल पावर इज ए मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। अगर आपके पास में सत्ता है तो आप कुछ कर सकते हैं, आपके पास में सत्ता ही नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक का राज्य हमें लाना है। यह मिशन मान्यवर कांसीराम जी ने बड़े पैमाने पर चलाई। उसमें बामसेप आया, पे बैक टू द सोसाइटी आया, इंजीनियर लोगों के लिए उन्होंने एसोसिएशन भी किए और कई माध्यमों से उन्होंने अपना कारवा आगे बढ़ाया। Kanshiram belongs to Valmiki community, Chama. हाँ जी So when the reservation policy जी was being put forward, he said that let Valmiki, the sweepers, have the complete reservation first, and then now in BSP after Mayavati, that Valmiki reservation has been taken off. What do you think about that? Like it is removed. देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कांसीराम जी ने जो मिशन चलाया वो सिर्फ स्वीपर कम्युनिटी के लिए नहीं चलाया। करेक्ट। हाँ, स्वीपर लोगों को जो बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए हमें कुछ करना है। जो स्वीपर कम्युनिटी है वो बहुत, स्वीपर काम कौन करेगा? जो बहुत ही गरीब है, जिनके पास में कुछ साधन नहीं है या पैसा नहीं है, वही लोग ये काम करेंगे ना। तो ये दबे कुचले लोगों के लिए हमें कुछ करना है और उनको बराबरी में लाना है। इसके लिए मान्यवर कांसीराम जी ने बहुत बड़े पैमाने पर कार्य किया। वही नहीं तो जो लोग जूता पॉलिश करते हैं अपने बहुत बड़े पैमाने से लोग, बिहार, उत्तर प्रदेश के, आप जाओगे बम्बई में तो हमने उनको कई लोगों से पूछा है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश और कुछ इधर के आउटसाइडर लोग जो है बहुत बड़े पैमाने पे अपने लोग जूता पॉलिश करते हैं। उनको भी आगे लाने के लिए, उनके समाज के लिए कुछ, वो भी, हाँ, उनके बच्चे, वो अगर वो ये काम करते तो उनके बच्चे तो भी आगे आना चाहिए। इसके लिए भी मान्यवर कांसीराम जी ने बड़े पैमाने पर काम किया है। She has removed that, even now the condition of sweepers are the same, like not much elevated in the social strata. So, but she has removed it in the. What they are saying, Mayavati, what? That Valmiki reservation has been removed. Means what? Mayavati, what she is saying nowadays? That Valmiki reservation which was imposed by, put forward by Kanshiram has been removed. Removed? Yeah. So she is not saying like that. She is always favor of scheduled people, not only scheduled people, but also those who are poor people. She is ruling party in Uttar Pradesh. She has done so many favorable rules for downtrodden peoples as well as scheduled caste, Dalit peoples. If you are going in Uttar Pradesh, you can see each and everything. And what was Kanshiram's idea about government service people, churches, something? Government servants people. Government servants people. First, I want to talk with you. Government servants people nowadays in UP, no, you are something captured in UP, तो फर्स्ट क्रेडिट गो टू महाराष्ट्र
मान्यवर कांसीराम जी taken so many educated people from Maharashtra and they are given lot of helps from Maharashtra to achieve some things in power in Uttar Pradesh. It is very, we are saying that is not good, but they want to capture in Maharashtra also. They spend more time in Maharashtra. In his whole life he had spent more and more time in Maharashtra, but they cannot do in Maharashtra in his life. Because Maharashtra, there are so many parties of scheduled caste people. Okay. Are- What do you think is the reason for that so many divisions within the? Suggestions means these people of Maharashtra, मुझे बताने का है कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वह लोग ना, एक्चुअली दिस इज फैक्ट, पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने फंसाया। बाबा साहब ने क्या कहा था कि मुझे जो फंसाया गया वो पढ़े लिखे लोगों ने फंसाया है। तो यहाँ की जो मेंटालिटी है महाराष्ट्र में आरपीआई है, बीएसपी है, आरपीआई के कई गुट है और अन्य कोई ये है, बामसेप है, बामसेप के भी 5-6 ग्रुप है, झल्ली का ग्रुप है, वामन मेसराम जी का ग्रुप है, बीडी बोरकर का ग्रुप है और पैगाम करके एक निकला है उनका एक ग्रुप है। तो आप भाई कांसीराम जी या बाबा साहब आम्बेडकर ये नहीं चाहते थे कि आप सब बटे रहो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो गई जो अंग्रेज़ों ने बाद में ब्राह्मण लोगों ने अपनाया था। डिवाइड, लोगों को अलग करो, टुकड़ा करो और आप राज्य करो। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा समाज है, जो मोस्टली हमारा बेस क्या है महाराष्ट्र का, महार कम्युनिटी, तो ये लोग हैं पढ़े लिखे हैं, तो ये कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अशोक गजभिये है, लेखक है, बुक्स लिखता है, सामाजिक बुक्स लिखता है, नावल लिखता है। उसको क्या समझता है? उससे ज़्यादा मुझे समझता है। मीन्स मुझे क्या कहना है कि एक दूसरे को कोई मानने को तैयार नहीं है। आरपीआई के अगर सब हम एक ग्रुप रहते थे, बॉम्ब से आरपीआई और ये इतने ग्रुप न होके हम जो आज एक रहते तो वी कैंट, हम रूलिंग पार्टी होते थे। Is it because of the subdivisions within the caste or anything other than that? Divisions within the scheduled caste, is it because of the hierarchy within the scheduled caste? यहाँ भी जो है ना, शेड्यूल कास्ट में महार, मांग, मातम, स्वीपर, ये एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। बाबा साहब है, हम क्यों मानेंगे बोलते। मांग लोग भी ऐसे हैं कि हम क्यों लोग उनको मानेंगे, हम अपने लीडर को लेके चलेंगे बोलते हैं। अगर सब ये एक हो जाए तो हमारी महाराष्ट्र में सत्ता हो सकती है। और वो तो नहीं, लेकिन हम कोई सामाजिक परिवर्तन भी ला सकते हैं। बामसेप के 5-6 टुकड़ा है, आरपीआई के 5-6 टुकड़े हैं, बीएसपी है, बीएसपी बाहर की है बोलते, यहाँ आपका काम नहीं है बोलते। तो इस वजह से, और दूसरी जो रूलिंग पार्टी है वो यही चाहती है ना कि डिवाइड एंड रूल, कि आप ऐसे ही बटे रहो, राज हम करते हैं, राज हम करेंगे, आप ऐसे ही बटे रहिए। ये जो there was an alliance forming between BJP and BSP. वो तो क्या है, समय के साथ में वो सब सत्ता के लालच के लिए है। वो तो बीएसपी का मिशन क्या था, वो मिशन नहीं है। जो कैडर पार्टी है
कि समाज को, ये हमारे बीएसपी पार्टी जो है ये सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, समाज में परिवर्तन के लिए है, लोगों का भला करने के लिए है और हमें कुछ मिलाना है, इसके लिए है। तो आजकल बीएसपी का मिशन बहुत अच्छा है, लेकिन जो मिशन के जो ये है कुछ पाने के लिए सिर्फ बड़े पैमाने पर लीडर कहते हैं, सिर्फ अपनी मिशन लेके हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो हमें हाथ मिलाना पड़ता है, तो उनसे भी हाथ मिलाते हैं। उनसे आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बीजेपी। वो तो है, लेकिन वो आइडियोलॉजी से उन्हें सत्ता प्राप्त नहीं होती ना। हम आइडियोलॉजी, बहन जी ने आइडियोलॉजी लेके ये किया तो सत्ता नहीं मिल सकती, किससे तो भी हाथ मिलाना पड़ता है। तो हमें पहले क्या कहना है कि हमें समाज जोड़ने का है। समाज अगर एक हो जाए बामसेप के माध्यम से तो हम कुछ कर सकते हैं। अभी हमारे वामन मेश्राम साहब ने भी पार्टी अभी फॉर्म किए, भारतीय मुक्ति मोर्चा। तो हम ऐसे बटे रहे तो हमें कुछ नहीं हासिल होगा। हम सब एक हो जाएंगे तो हमारी मिशन फूले शाहू आम्बेडकर, पेरियर रामास्वामी के, नारायण गुरु के विचार, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के विचार लेके हमें चलने का है। तो अगर ये विचार हम साथ मिलके करते तो एक दिन ऐसा आएगा कि देश में हम राज्य करेंगे। This is not a phenomena which is in Maharashtra only, but it's there all across India, the same thing. तो भाई इन लोगों का काम ही है ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आप लोगों को, आपकी संख्या कितनी है बहुत बड़े पैमाने पे, SC ST एंड OBC 85% इन इंडिया, अगर ये सब लोग अच्छे दिल से समझ जाए तो सत्ता हम लोग ही कर सकेंगे ना, ब्राह्मण लोग क्यों करेंगे सत्ता। लेकिन 85% लोग हम बोलते हैं, हमारी मिशन भी वही बोलती है। 15 कांसीराम जी की मिशन क्या है, 15% अपर कास्ट एंड 85% SC ST एंड OBC इन लोगों की। लेकिन 85% हम जो बोलते हैं उसमें से आपके साथ में कितने लोग हैं OBC जिन्हें हम समझते, कांसीराम जी समझते थे, उसमें से कितने लोग आपके मिशन से जुड़े हैं? कोई नहीं ना, 5% भी नहीं जुड़े हैं। OBC अपने साथ जुड़े हैं क्या? नहीं। वो तो बोलते वी आर अपर पीपल, वी आर नॉट डाउन पीपल। यस, दे आर सेइंग, हम उनके साथ में नहीं है। बामसेप के माध्यम से हम कई लोगों को समझाते हैं कि भाई आप भी ये है, ब्राह्मणों के नज़रों में आप ये है, गुलाम है, आप उनके नज़रों में आप जीरो है। ब्राह्मण पीपल आर यूजिंग यू, आपको यूज करके लेते। Isn't there a recent phenomena in Maharashtra that OBC people are getting converted to Buddhism? No, it is very impossible. मान्यवर कांसीराम जी के किताब के लिए, प्रस्तावना के लिए मैं मान्यवर VP सिंह जी के यहाँ गया था, हमें बुलाए थे उन्होंने। कांसीराम जी का प्रस्तावना उन्होंने लिखा है। तो मैं उनसे मैं बात कहा कि भाई सर जी, इस देश से जातिवाद नष्ट होएगा क्या? VP सिंह जी से मैं एक क्वेश्चन पूछा कि समय तो बदल गया, लोग बदल गए, मॉडर्न हो गए, लेकिन एक बुक्स में भी मैं लिखा हूँ वो बात कि सर इस देश से जातिवाद नष्ट होएगा क्या? तो VP सिंह जी ने कहा इसके लिए कम से कम 500 साल लगेंगे। सर 500 साल लगेंगे? हाँ, कम से कम 500 साल लगेंगे। तो क्यों सर? आप जैसे माजी पंतप्रधान, आप इस तरह की कैसी बात करें? हाँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। जो लोग, ब्राह्मण लोग जो इस
देश में इंजन, गाड़ी जो होती है उसका जो इंजन होता है, ब्राह्मण लोग इस देश का इंजन है। ब्राह्मण लोग है जो इस देश का इंजन है। और इतर जो कास्ट है, SC ST OBC और हमारे जैसे ठाकुर लोग भी, ये सब डब्बे हैं। गाड़ी के जो डब्बे होते हैं ना, वो डब्बे हैं। अगर ब्राह्मण जो इस देश में इंजन बना हुआ है, बाकी की जो 6,500 जातियाँ है वो डब्बे बने हुए हैं, तो ये तो सहज है कि ब्राह्मण आदमी इंजन ही बना रहेगा, चाहेगा कि मैं इंजन ही बना रहूं, और अदर जो कास्ट है, जो 6,000 6,500 इस देश में जातियाँ हैं, वो डब्बे बन के रहे। तो उनका तो सहज भाव है कि अपनी कास्ट मेंटालिटी मेंटेन करके रखे, और वो अपने स्टेटस टिकाने के लिए वो कुछ न कुछ आइडिया करती रहेगा। उनको अपना स्टेटस मीन्स अपर श्रेष्ठत्व जिसे कहते हैं, वो टिका के रखने का है। Basically, almost all the Brahmins are like right-wing BJP, RSS mentality people. So the Babri Masjid demolition happened actually on December 6th, on the death day of Ambedkar. Yes. So what do you think about that? Is it just coincidence or something? But they are saying it is an accident, or a kind of political mileage that they were. Some people are saying that is an accident. We are not done anything. ये बात हमने इस वजह से नहीं की है कि 6 दिसंबर है, इस वजह से हमने वो नहीं किया। उनकी बात हमें भी डाउट लगता है कि पर्पजली उन्होंने ये घटना 6 दिसंबर के दिन में की है। So that you can put both Muslims and scheduled caste in the same. देखो, ब्राह्मण जो समाज है, इस समाज को आपको जो 6,000 6,500 जातियाँ इस देश में है ना, उनको आपस में लड़ा के रखने का है। आप किसी भी बात में उलझे रहो। मैं मेरे बुक में लिखा हूँ एक सेंटेंस, भाजपा हो या कांग्रेस, राज करेंगे हम ब्राह्मण। बामसेन के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, भाजपा हो या कांग्रेस, राज करेंगे हम ब्राह्मण। भाजपा हो या कांग्रेस हो, राज तो हम ब्राह्मण ही करेंगे ना। और उनकी संख्या कितनी है इस देश में? 3.5%, 3 से 3.5% पीपल। लेकिन वो राज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को वो अंधश्रद्धा होती है, अंधविश्वास, इसमें घुमा फिरा के लटका के रखने का और उन्होंने राज्य करने का, यही उनका मकसद है। भगवान, देव देवता, 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने 14 अप्रैल 1956 को दीक्षा भूमि में दिए, वो दीक्षा भूमि में 22 प्रतिज्ञा जो है अपनी, उसको बड़े पैमाने पर अगर आपने एक्सेप्ट किया तो ये सब अंधश्रद्धा नष्ट हो जाएगी। मेरे बुक में भी नई भगवान बुद्ध की मेरी बुक आई है, अभी कल परसों ही रिलीज हुई है, तो उसमें मैं लिखा हूँ। तो ये हमारी जब तक मेंटालिटी नहीं बदलती, हमारी मेंटालिटी जब तक नहीं बदलती, अपनी सोच जब तक नहीं बदलती, तब तक आपका प्रोग्रेस होना बहुत मुश्किल है और आप कुछ पा भी नहीं सकते। So basically, this andhavishwas, the superstition is because of people think that it's because of the lack of education. Oh, correct. So Ambedkar was actually putting forward the importance of education. और अपने मीडिया द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना
ये क्यों हो रहा है कि उन्हें इस देश में अंधश्रद्धा बढ़ा के आपको जिस व्यवस्था में आपको वही रहने का है, और अपर कास्ट उन्हें इस देश पे राज्य करने का है। बामसेप के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप ये सब छोड़िए, देव देवता भगवान जो कुछ है ये सब बातें छोड़िए और हमें क्या करने का है वह कीजिए। लेकिन इसको मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मान्यवर वीपी सिंह जी ने बात कही, वो सच कही कि इसमें समाज में परिवर्तन होने के लिए बहुत समय लगेगा। लोगों के मन बदल करना इतना आसान नहीं है। What do you think is the most effective organization which is coming up? Beg your pardon, speak loud. Most effective organization which is coming up to, जी, BAMSEP is. यस यस आई एम। ऐसे आज के इस बामसेप, शैडो बामसेप, जो कुछ हो समाज परिवर्तन के लिए जो कुछ कार्य कर रहे, ये बहुत सराहनीय है और ये बातें बड़े पैमाने पर होना चाहिए। मुझे एक बात बहुत बड़ी अच्छी तरह से बताना है, आप जो काम करते हैं उसके 50 पट वो लोग अपर लोग, ब्राह्मण लोग, कि इस देश में जातीयवाद कैसा टिकना चाहिए, उनके बड़े क्वालिफाइड लोग बड़े पैमाने पर ये कार्य करते कि अंधश्रद्धा कैसी बढ़नी चाहिए, जातीयवाद कैसा रहना चाहिए और लोग इस बातों में कैसे उलझना चाहिए, इस बड़े पैमाने पर वो कार्य करते हैं। वो उनका कार्य करें, हम अपने माध्यम से हमें ये करने का है कि अपने जो जितने भी संगठन हैं सामाजिक, पॉलिटिकल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल थिंग्स, जितनी भी सामाजिक संगठन है, चाहे ऑफिस में हो, पे बैक टू द सोसाइटी, जिस समाज में अपना जन्म हुआ है उस समाज को हमें कुछ देना है, मीन्स पे बैक टू द सोसाइटी। तो हमें जैसे अपने अपने तरीके से कुछ देना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो हमें भी। So you're saying that rather than becoming a political, it's always to be better to be a cultural social organization than a political organization to contribute more to society. यस, सभी जगह से हमें चाहे कल्चरल हो, चाहे सामाजिक हो या बामसेप के माध्यम से हो, हर तरह से, या धार्मिक हो। भगवान बुद्ध ने इतने उस ज़माने में 2500 साल पहले जिस बातें को कहा है वो आज भी लागू है। उन्होंने उनके बाद में 250 साल बाद सम्राट अशोक हुए, उन्होंने भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी मिशन चलाई। महान सम्राट अशोक के बाद में ये मिशन क्यों फेल हो गई, आपको मैं 2 मिनट में बताता हूँ। सम्राट, यह देश सम्राट अशोक के ज़माने में 90% बुद्धमय था, और नॉट ओनली इन इंडिया आल्सो, अप टू अफगानिस्तान यह देश पूरा बुद्धमय था। उसके बाद में ये क्यों ये हो गया, कमज़ोर क्यों हो गया, या बुद्ध धर्म का राज क्यों हो गया? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक के ज़माने में भारत 90% बौद्धमय था। सिर्फ यही नहीं तो अफगानिस्तान तक था, बौद्धमय था। यह क्यों हुआ कि सम्राट अशोक के बाद में जो कुछ यहाँ बौद्ध धर्मीय राजा राज्य करने वाले हुए हैं वो सम्राट अशोक के जैसे कैपेबल नहीं हुए हैं, सम्राट अशोक के जैसे कैपेबल नहीं हुए हैं। वह
जैसा सम्राट अशोक पावरफुल राजा था, जितने भी उनके बाद में बौद्ध धर्मीय राजे हुए हैं वो कमज़ोर हुए हैं, और दूसरे राजाओं ने दूसरे धर्म को यहाँ प्रोत्साहित करने के लिए बहुत मदद की। इस वजह से यह बुद्ध धर्म ह्रास होते गया और हमारी सत्ता चले गई। और हिंदू धर्म में जो पगड़ा पकड़ के रखा वो जो, तो जब आर्य लोग हमारे देश के नहीं है, आर्य ब्राह्मण्स वी आर कॉलिंग, नो, दे आर फ्रॉम आउटसाइड पीपल, जो इस देश में आए, यहाँ के बौद्ध लोगों से उनकी लड़ाई हुई और 20 बार हमने नागवंशीय लोगों ने ब्राह्मण लोगों से फाइट की और उनसे 21वें बार, 20 बार हम लोग जीते, 21वें बार परशुराम था उनका जो ब्राह्मण, उन्होंने तीरकमटा लाया। तीरकमटा बहुत बड़ा उस समय का हथियार था, उसके सामने हमारे लोगों की हार हो गई। और उन्होंने तीरकमटे की वजह से बहुत दूर से निशान लगाते हैं ना तीरकमटे से, तो हम लोगों के पास में उस ज़माने में ऐसे हथियार नहीं थे, तो उनके सामने हमारी हार हो गई। और हार होने के बाद में जो लोग परशुराम से ब्राह्मण लोग जो जीते, तो वो जीतते ही गए, तो आज तक वो जीते ही है। तो और जितने बुद्ध भिक्खु थे उस ज़माने में, तो उनको ने सपासप काटते गए, मारते गए। हमारे बुद्ध भिक्खु का एक जो सर लाके प्रेजेंट कर किसी ने दिया राजा को, ब्राह्मण को, तो वो बहुत बड़ा ये बख्शीश देते थे। तो इस वजह से हमारे भिक्खु लोग श्रीलंका गए, भाग गए जंगल से, जंगल में गए, उधर थाईलैंड, बैंकॉक, चाइना, इधर यहाँ चले गए और उन्होंने उधर प्रचार किया बुद्ध धर्म का। और ये लोगों को जहाँ बुद्ध भिक्खु मिले तो उनको काट के इन्होंने पूरा इस बुद्ध धर्म को नष्ट करने का ये रहा। हमारे भिक्खु लोग यहाँ जंगल में रहते थे। तो ये क्यों हुआ कि हमारी सत्ता नहीं थी, इस वजह से हुआ। सम्राट अशोक के बाद में जो कुछ यहाँ राजा हुए हैं वो सब उतने पावरफुल नहीं होने की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो हाँ, तो पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में होती तो आज भी हमारा देश बौद्धमय होने के लिए कुछ ये नहीं। कांसीराम जी भी यही कहते थे कि मुझे भारत देश सम्राट अशोक जैसा देश बनाने का है, बुद्धमय, भारत बुद्धमय करें। और बहुत दुख की बात है कि कांसीराम जी बहुत जल्दी चले गए 2003 से, वो तो गए 2006 में, लेकिन क्या है कि 2003 के बाद में वो टोटली बेड पे रह गए। ये हमारे लिए बहुत, हमारे मिशन के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। See, Buddhism came as a religion which is more political with Ambedkar. हाँ जी, with this idea of conversion to Buddhism. So Buddhism became a religion with a political dimension, like to escape the caste oppression from the Brahmins, people who are converted. देखिए, बुद्ध ऐसा कोई धर्म नहीं है, बुद्ध ये धम्म है। और मैं कहता हूँ कि भगवान बुद्ध ने भी किसी पे जोर ज़बरदस्ती नहीं की, ये एक विचार है। और ये धम्म जो है ना, ही इज टोटली डिपेंड अपॉन साइंस, ही इज़ नॉट एनी रिलीजन, ऐसा अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और कोई ऐसा ये जोर ज़बरदस्ती इस धर्म में, इतर जो धर्म है, जो जैसा मैं क्रिश्चियन हो गए या मुस्लिम हो गए या हिंदुज़म हो गया, इसमें देखिए, ये यहाँ का जो मीडिया है, ये धम्म जो है, बुद्ध धम्म, ये कोई जाति के लिए नहीं है। इन यहाँ के मीडिया ने, इंडिया में जो मीडिया है टोटली अपर कास्ट के हाथ में है। तो ये लोगों ने
अपने फायदे के लिए बुद्ध धर्म को शेड्यूल दलित लोगों का बुद्ध धर्म जिसने स्वीकारा है तो वो कोई दलित होगा या बैकवर्ड होगा यही चाहते हैं। लेकिन ये धर्म सिर्फ बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं। भगवान बुद्ध ने जब दीक्षा दी तो पहले सबके पहले 5 ब्राह्मणों को दिया। भगवान बुद्ध ने जब सबसे पहले दीक्षा दी है वो 5 ब्राह्मणों को दिया है। लेकिन ब्राह्मणों ने उस समय सोचा कि इसमें हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं होने की वजह से उन्होंने ये धम्म छोड़ दिया और इसके गलत प्रचार को लग गए। हाँ जी, बुद्धिस्ट मूवमेंट इस समय में बहुत बड़े पैमाने पर देश में चल रही है, चाहे वामसेप के माध्यम से हो, सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से हो और कोई माध्यम से हो। मैं तो यह कहता हूँ कि जिसको जिस तरह से जमता है, मेरा काम भी क्या है, मैं जो किताब लिखा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध के विचार, बुद्ध ये कोई अंधश्रद्धा अंधविश्वास में इसमें 1% भी बातें नहीं है। सबसे बड़ा भगवान तथागत गौतम बुद्ध जो है, मैं इस बुक्स में ये भी कहा हूँ, भगवान का मीनिंग बताया हो, तथागत का मीनिंग बताया, धम्म का मीनिंग बताया हो। तो बुद्ध तो सबसे ही इज ए फर्स्ट साइंटिस्ट इन वर्ल्ड। भगवान बुद्ध है ना जो सबसे बड़े वैज्ञानिक इस देश में पहले वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक ही नहीं तो जो स्त्रियाँ लेडीज जो है उनके सबसे बड़े उद्धारक भगवान बुद्ध ही है। तो भगवान बुद्ध और उनका धम्म, मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले 5-10 साल में मुझे तो आज का माहौल देखकर ऐसा लगता है कि लोग अगर समझ जाए तो ये आने वाले 10 साल में बहुत सारा भारत बौद्धमय आपको दिखेगा। क्यों कि लोग आज समझने लग गए, पढ़े लिखे लोग, नॉट ओनली शेड्यूल कास्ट तो अपर कास्ट आल्सो, कि हम जिस ओबीसी SC ST OBC 85% इस देश की जो पॉपुलेशन है वो भी आज समझ रही कि हम जिस मार्ग से जा रहे हैं वो बहुत गलत है। तथागत गौतम बुद्ध ने, उन्होंने कभी किसी पर ज़बरदस्ती नहीं की मेरा धर्म, मैं ये भगवान बुद्ध ने क्या कहा है कि ये विचार है मेरे, आपको मानने का है मानो। भगवान बुद्ध ने कोई इतिहास में भी आप कहीं पढ़ोगे तो भी किसी पर भी ज़बरदस्ती नहीं की, ये मेरे विचार है, आपको पढ़ते हैं तो लीजिए, नहीं पढ़ते तो मत लीजिए। ओशो ने पूरे वर्ल्ड में यह बात कही है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में कही है। ओशो जानते हैं ना आप, ओशो ने बड़े पैमाने पर बात की, वर्ल्ड में पूरे विश्व में कही, अमेरिका में कही, पूना में कही, पूरे इंडिया में, जापान में कही, कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़ी कही। ओशो ने कहा है कि वर्ल्ड में भगवान बुद्ध जैसा और उनके विचारों जैसा कोई नहीं है। ना मैं कृष्ण को उनसे कंपेयर कर सकता हूँ, ना मैं कोई भी विश्व के यीशु को उनसे कंपेयर कर सकता हूँ, ना मोहम्मद को कंपेयर कर सकता हूँ। विश्व में मैं अगर मानूंगा उनके विचार लेने लायक है तो सिर्फ मैं जिनके आदर्श मानता हूँ वो सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध है। और वो इसके लिए बहुत समय लगेगा। क्यों, मैंने पहले ही आपसे एक बात कही है कि आप 5-10% हम करते हैं, वामसेप के माध्यम से करते, सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से करते। 22 प्रतिज्ञा का भी बहुत बड़ा प्रोग्राम अभी चल रहा है कि 22 प्रतिज्ञा, ये सब देव देवता थोता डायत, इनको आप डालो, कचरे में डालो,
सब। और आप भगवान बुद्ध के और बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी उसका पालन करो। इसका 24 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पर वर्ली में कार्यक्रम है। 24 तारीख, आने वाली 24 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम है। तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दी, उनको लेकर चले तो हमें भारत देश बुद्धमय करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगे। ओबीसी का, रही बात ओबीसी की, आपने कहा, तो ओबीसी की बात यह है कि आप जो 5-10% काम करते हैं तो उनको अंधश्रद्धा में टिका के रखने के लिए ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण लोग और उनके बहुत बड़े, ओबीसी तो उनका हथियार है, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हथियार है। तो वो लोग इस देश में अंधश्रद्धा कैसे टिकी रहे, देव देवता कैसे टिकी रहे, इसके लिए बड़े पैमाने पर कार्य, उनके सामने आप कमज़ोर गिर जाते। ये क्यों नहीं हो रहा? इसके लिए कारण यही है कि उनका, आप चैनल खोलोगे 1-1 मिनट में भगवान बताएंगे, 2-2 मिनट में, कोई ना, हर माध्यम पे वो छाए हुए हैं। और हमारे लोग कमज़ोर क्यों गिरते हैं कि हमारे पास में उतना फंड भी नहीं होता, उतना हमारी चैनल भी नहीं है, हमारे चैनल जो होते बहुत लिमिटेड है, हमारे विचार रखने के लिए कोई नहीं है। इस वजह से, और उनके अपर लोगों की चैनल हर जगह है, 2-2 मिनट में उनके भगवान बताएंगे। टीवी, चाहे माध्यम से बताओ या चैनल से बताओ या पिक्चर के माध्यम से बताओ या मीडिया या जो कोई पेपर होते हैं। देखिए, मान्यवर वीपी सिंह ने जो बात कही है वो क्यों, जो अपर कास्ट है उन्हें लगता है कि इस देश में जातिवाद टिका रहे। 6-6.5 हजार जातियाँ अगर नष्ट हो गई तो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कौन समझेगा भाई? इस देश में जातियाँ अगर नष्ट हो गई तो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कौन समझेगा? स्वीपर लोग, साफ सफाई करने वाले लोग, झाड़ू कचरा लगाने वाले लोग, कामगार लोग, ये सब मातंग लोग, सब जग भंगी लोग, सब जो कुछ, या अपर कास्ट के सब जात, ये अगर एक हो गए तो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कौन समझेगा? जो इस देश में ऊपर बैठा है, सबसे अपर में, वो तो यही चाहेगा ना कि ये सिस्टम ऐसी टिके रहे और हमारा श्रेष्ठत्व टिका रहे। मान्यवर कांसीराम जी ने इस देश में जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, आपको मालूम होगा, बहुत बड़े पैमाने पर मिशन चलाई। हमें बहुत दुख होता है कि कांसीराम जी बहुत जल्दी चले गए। 2003 के बाद में उन्होंने बेड पे रहे 3-4 साल, तो वो टोटली, ये हमें बहुत, मिशन को बहुत बड़ा झटका है। हमें कोई ये पॉलिटिकल बात नहीं कहने की है। जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बाबा साहब के बाद में मान्यवर कांसीराम ने चलाया, वो बहुत बड़ी सराहनीय बात है। और वो अगर 10 साल जी जाते तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होता था। और हमें जो भारत बुद्धमय करेन, भारत बुद्धमय करेन कि वह सम्राट अशोक का देश हमें करना है, तो वो मान्यवर कांसीराम जी के सपने अधूरे ही रह गए हैं। तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम अपने माध्यम से, अपने मीडिया से, या जो हर इंसान का ये कर्तव्य है, जो दो समाज को कुछ हमें देना लगता है, तो पे बैक टू द सोसाइटी, जिस समाज में अपना जन्म हुआ है उस समाज के लिए हमें कुछ करना है। तो उसके लिए अपने अपने तरीके से, आप चैनल के तरह से, मैं मेरे विचार अपने किताबों के माध्यम से और अपने विचारों से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पहुंचाने का काम करता हूं। तो हर इंसान ने अगर ये किया तो इस देश को बुद्धमय और हमारा विचार लोगों में
जाने में कोई समय नहीं लगेगा। और हमारा जो सपना है भारत बौद्धमय करें और सामाजिक परिवर्तन, तो इसमें कुछ समय नहीं लगेगा। चाहे ब्राह्मण कितना ही प्रयास करे, वो तो अपना प्रयास करते ही रहेंगे ना, अपने समाज के लिए वो करते, हमें हमारे समाज के लिए करने का है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश में अपना भारत बौद्धमय होएगा, यही हम आशा करते हैं। और कुछ आपको पूछने का है, पूछ लीजिए।